नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज है 1 मई 2025 और आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट की गई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए लगातार चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो समीक्षा अधिकारी के लिए अभी हिंदी के टेस्ट पेपर चल रहे हैं, अप्रैल माह में पूरे हुए हैं, उसके बाद मई में स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह 8 बजे ये सीरीज़ चलती है। अब आज से क्या नया शुरू होने वाला है समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जीएस का भी लगातार अगर टेस्ट होता रहे तो 20-20 क्वेश्चन अगर हमारे तैयार होते रहें और वो प्रश्न जो एग्जामिनेशन में या तो आ चुके हैं या तो आ सकते हैं, दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका एग्जामिनेशन, या तो क्वेश्चन आ चुका है या आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न अब लिए जाएंगे और डेली 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपका हुआ करेगा। प्रतिदिन रात में 8 बजे ही आपका ये टेस्ट हुआ करेगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये सीरीज़ अच्छी है और ये लगातार चलनी चाहिए तो ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और क्वेश्चंस आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे वही क्वेश्चंस हैं, या तो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या फिर आए हुए हैं। दो ही टाइप के चीज़ों को हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाने का जो आयोग तरीका अपनाता है वो यही है कि करंट ओरिएंटेड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक जो ट्रेंडिंग होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो टेस्ट पेपर बनाने का तरीका है वो भी यही है, करंट ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करके हम लोग करंट रिलेटेड जीएस से क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो ग्रीन इंडेक्स किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन इंडेक्स जो है किस संस्था के द्वारा विकसित किया जाता है? ग्रीन इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकसित एक सूचकांक है जो पर्यावरण स्थिरता और प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता को मापता है। तो ग्रीन इंडेक्स किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण संतुलन हेतु भारत के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम कितना प्रतिशत भाग जो है वो आपका वनाच्छादित होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति जो है उसके अनुसार देश के भूभाग का कम से कम 33% जो है वनाच्छादित होना चाहिए, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से होता है। ग्रीन मफलर पेड़ पौधों की एक ऐसी पंक्ति होती है जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायता प्रदान करती है। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नीरी की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस आयोग का। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, मुझे लग रहा कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। तो नीरी की स्थापना कहाँ की गई थी? नीरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। तो नीरी की स्थापना कहाँ की गई थी? नीरी नागपुर में की गई थी। कब की गई थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। निम्न में कौन सा मीथेन उत्सर्जन का मानवीय स्रोत है? तो मीथेन उत्सर्जन का जो मानवीय स्रोत है इसमें से कौन सा है? धान का खेत जो है मीथेन उत्सर्जन का मानवीय स्रोत है। धान के खेत हो गए, कोयले की खदानें हो गई और घरेलू पशु जो प्रमुख मानवीय स्रोत हैं जिनसे वातावरण में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। निम्न में कौन सा मीथेन उत्सर्जन का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो इसमें प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सिंपल सा है, आर्द्र भूमि जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है। आर्द्र भूमि और समुद्र जो है मीथेन गैस के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है? ओजोन परत जो है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सातवां, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है? तो किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करती है? ये आपका अल्ट्रावायलेट से रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी के जैवमंडल को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। किसी व्यक्ति का अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए।
होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष रूप से दिया जाता है, विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब होमी भाभा साहब के बारे में संभवतः सभी लोगों को पता होगा, नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड रहे हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है। धान के संचरण हेतु क्या आवश्यक होता है, तो ध्वनि के संचरण हेतु क्या आवश्यक होता है, तो ध्वनि में कोई भी माध्यम नहीं ज़रूरी होता है, निर्वात या वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चल सकती है, अगला क्वेश्चन है निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चल सकती है। तो निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चल सकती, निर्वात जो है वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि संचारित नहीं हो सकती, तो माध्यम के अभाव की वजह से ध्वनि नहीं चल सकती है। इसमें क्या था, ध्वनि के संचरण हेतु क्या आवश्यक है, तो ध्वनि के संचरण हेतु कोई भी माध्यम आवश्यक होता है। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिन्हें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, ठोस, इन सब चीज़ों की। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है, आयोग ने कई बार पूछा भी है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। स्लीप एपनिया किस प्रकार का विकार है, तो स्लीप एपनिया जो है किस प्रकार का विकार है, एक निद्रा संबंधी रोग है जिसमें व्यक्ति की सांस जो है सोते हुए बार बार रुकती है। सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बात करें तो सेरेब्रल पॉलिसी जो है एक तंत्रिका संबंधी विकार होता है जो मुख्यतः बच्चों में होता है, जन्म के समय में या शॉर्टली आफ्टर जन्म होता है ये, तो छोटे बच्चों की बीमारी है सेरेब्रल पॉलिसी। संविधान के किस अनुच्छेद से केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों की विवेचना की जाती है, तो कौन सा आर्टिकल है, संविधान के आर्टिकल 268 से 281 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए जो सीरीज़ आज से स्टार्ट की जा रही है, चलाई जा रही है जीएस की, अगर 20 क्वेश्चन आप डेली नोट करते हैं तो यकीन मानिए जब आपका जिस दिन एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो 27 जुलाई 2025 को होने वाली समीक्षा अधिकारी हो, चाहे अक्टूबर में होने वाला यूपी पीसीएस हो, चाहे जो भी एग्जामिनेशन छोटा मोटा हो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत चूज़ी क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। आप क्वेश्चंस को देख कर ही समझ सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बिना आप एग्जामिनेशन में नहीं उतर सकते हैं। चलिए, पोलिगार किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो पोलिगार जो थे वो दक्षिण भारत के स्थानीय शासक होते थे, विशेष रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत बोल सकते हैं। पोलिगार किस क्षेत्र से संबंधित थे, दक्षिण भारत से संबंधित थे। पोलिगार का मुख्य कार्य क्या था, पोलिगार का जो मुख्य कार्य था वो प्रशासन और सैन्य नियंत्रण का होता था। इनका कार्यक्षेत्र प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण का था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित क्रांतिकारी दल का नाम क्या था, तो सौमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। बी ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन मतलब सही होगा। लोक हितवादी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, अभी मुझे लग रहा है कि 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, लोक हितवादी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, तो लोक हितवादी उपनाम से जो है गोपाल हरि देशमुख साहब प्रसिद्ध हैं। गोपाल हरि देशमुख साहब को उनके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था, एक पनडुब्बी, एक टैंक, एक जापानी समुद्री जहाज, एक युद्ध विमान। तो 4 ऑप्शंस हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आज की डेट में जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और दोनों क्वेश्चन उम्मीद है सभी लोगों को आते होंगे। तो कामागाटा मारू क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पूछा था, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो 2 प्रश्न हैं, ये आपको दोनों के दोनों आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।